कहा यही जा रहा था कि इस बार पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा है और शाम तक एक अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन शाम तक धीरे धीरे जो जिस तरीके से वो डाउन होता चला गया उससे काफी चिंताजनक बात उस वक्त थी। हालांकि इस टाइम के दौरान तीसरे फेज और दूसरे फेज के बीच का जो वक्त है, चुनाव आयोग ने भी पूरी भरपूर कोशिश की है लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की, लोगों को उत्साहित करने की, ताकि वो निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें। वो भी एक बड़ी वजह इसके लिए मानी जा सकती है। देखिए, चुनाव आयोग की जो जागरूकता फैलाने की, चुनाव आयोग हो या सरकार हो, इनकी जो कोशिशें हैं वो कॉस्मेटिक अधिक है। वो व्यवहारिक रूप से मतदाताओं को फैसिलिटेट करने वाला जो है वो नहीं है। जो बहुत समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रघु ठाकुर हैं, उन्होंने अपने वोट डालने का जो अनुभव शेयर किया है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। उनको आयोग की जो पर्ची है वो नहीं मिली। उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने तलाशा, ढूंढा। उसके बाद उनको अपना मतदान केंद्र ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। बड़ी मुश्किल से उनको मतदान केंद्र मिला। वहां पर कहा गया कि आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, और चूंकि जो आपका आई कार्ड है वो मोबाइल में होता है, तो मोबाइल बाहर रखवा दिया गया। अब यदि कोई अकेला आदमी गया है तो मोबाइल कहाँ रखे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। जानकारियां जो है बहुत ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं होती थी। तो इन चीजों पर भी गौर करना चाहिए। दरअसल ये अपील और विज्ञापन से जागरूकता नहीं होती। जागरूकता के साथ साथ जो मतदाताओं को किस तरह से, यदि अलग अलग मतदान केंद्र कहाँ पर क्या है उसकी जानकारी विज्ञापन में दी जाती तो लोगों को आसानी होती अपना मतदान केंद्र ढूंढने में। ये जो मतदान केंद्र को सजावट करके रखने का, उसको एक आकर्षक बनाने का जो है, वो कोई बहुत मतदान को बढ़ाने में कोई बहुत कारगर होगा ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच ही नहीं पाएगा तो मतदान केंद्र कितना भी आकर्षक हो उसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस जो जो ये व्यवस्थाएं जो है जिनको लेकर मतदाताओं को परेशानी हो रही है, उस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, उस तरफ तो ध्यान देना चाहिए अभी भी, क्योंकि कुछ फेज बचे हैं, तो उसमें भी इसमें अगर सुधार होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अब इसी से अगर हम कुछ सीटों के हिसाब से बात करें गिरिजा शंकर जी, अगर मान लीजिए विदिशा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान 17 साल बाद यहाँ से विदिशा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुकाबला यहाँ भी टक्कर का है, क्या लगता है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से वो 4 बार सांसद रह चुके हैं। और विदिशा की सीट एक तरह से देखा जाए तो जनसंघ के जमाने से ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। 80 और 84 में कांग्रेस को सफलता मिली, जब चुनाव में एक कांग्रेस के पक्ष में देशव्यापी लहर थी। उसके अलावा कांग्रेस को इस सीट से कभी कोई सफलता मिल नहीं पाई है। और जाहिर है कि जो 4 बार सांसद रहे और 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, और विदिशा लोकसभा की एक विधानसभा सीट से वो लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं, तो उन वहां कोई बहुत कड़ा मुकाबला है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जरूर है कि उनको भी किसी और प्रत्याशी की तरह अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करना पड़ा, गांव गांव जाना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा, अपनी बात रखनी पड़ी। ऐसा नहीं रहा कि वो नॉमिनेशन फाइल करें और कहीं चले जाएं और उसके बाद उस लोकसभा सीट को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारी लोकसभा की सीटों को, मध्य प्रदेश की, वहां भी जाके चुनाव प्रचार किया। लेकिन अपनी विदिशा की सीट को, अपने विदिशा की सीट में चुनाव प्रचार को उन्होंने हल्के से नहीं लिया। तो जाहिर है कि मुकाबला भले ही बहुत कांटे का न हो, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश ये की है कि अपनी लोकसभा में चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। आप दूसरी प्रोफाइल की सीट की बात करेंगे, हाई प्रोफाइल राजगढ़ है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल जो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, वो वहां सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद उनको राजगढ़ से चुनाव लड़ने की नौबत आई है। और वो भी आप देखेंगे कि अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर वो कहीं निकल नहीं पाए हैं। विधानसभा चुनाव में और बाकी चुनाव में पूरे प्रदेश में वो समन्वय का, सामंजस्य का काम करते रहे हैं, पूरे प्रदेश में दौरे करते रहे हैं, प्रत्याशी चयन में उनकी भूमिका रही है। लेकिन इस बार वो राजगढ़ में
इस तरह पूरी पूरी तरह कन्फाइंड हो गए हैं। और उन्होंने एक नया जी। तरीका अपने चुनाव प्रचार का राजगढ़ में निकाला कि पदयात्रा करके वो हम्म। उन्होंने कोशिश की कि गांव गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और अपनी बात रखें। और उन्होंने दूसरी कोशिश ये की कि राजगढ़ में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या जो बयानबाजी के जरिए जो मुद्दे उठ रहे हैं, उसके बरक्स जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको और उन उन मुद्दों के जरिए वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। आप जी। देखेंगे कि राजगढ़ में भी और विदिशा में भी हम्म। जो हाई प्रोफाइल जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह या बीजेपी के शिवराज सिंह, इनका चुनाव प्रचार जो है वो मुद्दों से अलग उनके मतदाताओं से व्यक्तिगत रिश्ते और व्यक्तिगत जो उनका उनका जी स्नेह प्यार बिल्कुल, वो और जो वो जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं बॉन्डिंग थी वो वो चुनाव प्रचार के वक्त दिखी भी। गिरजा शंकर जी, इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। हम आपको कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। अगर हम रायगढ़ से 350 किलोमीटर का रास्ता तय कर जो वोट करने के लिए पहुंचा मिश्रा परिवार, हम वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीते कई सालों से उड़ीसा के अंगुल प्लांट में कार्यरत है मिश्रा परिवार, जो कि वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओडिशा से रायगढ़ 350 किलोमीटर का रास्ता तय कर वोट करने के लिए पहुंचा है मिश्रा परिवार, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। आपको बता दें पिछले कई सालों से उड़ीसा के अंगुल प्लांट में काम करता है मिश्रा परिवार, जो कि रायगढ़ आज वोट डालने के लिए पहुंचा था। तो देखिए ये तस्वीर भी है जहां कुछ लोग कि आज कुछ जरूरी काम पड़ गया था या फिर छुट्टी नहीं मिली, इस तरीके की बातें जब वो बताते हैं कि वोट इसलिए वो नहीं डाल पाए और उनका वोट मिस हो गया। तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी कोशिश करते हैं कि वोट किसी भी तरीके से उनका मिस ना हो, वोट है जो वो अपना जरूर डालें। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सा महंत ने मतदान किया और आज ज्योत्सा महंत ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाएंगे। गिरजा शंकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गिरजा शंकर जी, और हम आइए आपको सुनाते हैं मीडिया से ज्योत्सा महंत ने क्या कहा। क्या मेरे पास थी ही नहीं, और रही 2 महीने की बात, तो 2 महीने लगातार रह के ज़रूर मैंने मेहनत की है, लेकिन पिछले 5 सालों से भी लगातार सतत संपर्क में रही हूँ अपनी जनता के, और लोगों में कोई भी मेरे प्रति आक्रोश नहीं है। जो भी है महंगाई के प्रति है, बेरोज़गारी के प्रति है, और अब तो लोग कहने भी लगे हैं कि हमें ये सब अब नहीं झेला जाएगा, हम बदलना चाहते हैं, बदलाव स्थिति में है, परिवर्तन चाहते हैं। तो मुझे कोई विरोध का सामना करना ही नहीं पड़ा। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान गिरजा शंकर जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनसे हम सीट दर सीट चर्चा कर रहे हैं क्या माहौल इस बार नजर आ रहा है। गिरजा शंकर जी, अगर हम ग्वालियर सीट की बात करें तो यहाँ जो रोचक मुकाबला है होने वाला है, बीजेपी से भारता सिंह यहाँ से हैं और कांग्रेस से प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा है। लेकिन अगर हम ग्वालियर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो ज्यादातर लोग थे, जो माहौल जो दिख रहा था वो ये कि ये तो अच्छी बात है, लोग वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे थे, लेकिन कुछ चीजों को लेकर नाराजगी भी अपने मौजूदा सांसद से लोगों की नजर आ रही थी। ये तो आपको हर सीट में मिलेगा कि कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोगों की मांगे होती हैं जिसको लेकर अपनी बात को रखते हैं, और लोगों में एक सामान्य तौर पर चुनाव को लेकर उत्साह तो होता ही है। लेकिन यदि उनको जो अपवाद स्वरूप जो नाराजगी हमारे सामने आती है वो कहीं कहीं वोटिंग को प्रभावित करती है। ग्वालियर का जो लोकसभा जो क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर एक जमाने में ग्वालियर के जो राजघराना है उसका बड़ा प्रभाव रहा है, और उसी के प्रभाव के चलते वहां जनसंघ और बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि माधवराव सिंधिया जब ग्वालियर से गुना शिफ्ट हो गए तो उसके बाद उनकी सक्रियता उस लोकसभा क्षेत्र में कम हो गई। बावजूद उसके जो ग्वालियर घराना जो है उसका प्रभाव वहां पर है। इस बार जो 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के, ये दोनों पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। जाहिर है कि जो पूरा चुनाव का जो परिदृश्य है यदि आप देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से जिस तरह से कंपेनिंग बहुत आक्रामक तरीके से हो रही है, उनके बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष जिस तरह लगभग एक एक सीट पर पहुंच रहे हैं, वैसी स्थिति कांग्रेस के साथ में नहीं है।
ग्वालियर में भी और बाकी जगह पर भी। तो एक तरह से देखा जाए तो सिनेरियो ये बनता है कि कांग्रेस की का चुनाव, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो लड़ रहा है, उनके बड़े नेता या संगठन का उस तरह का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं दिखता जिस तरह बीजेपी में दिखता है। और यहाँ पर ग्वालियर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां चुनाव लड़ रहे हैं। और ये उन सीटों में से एक है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अच्छी खासी टक्कर की स्थिति बनी हुई है। परिणाम क्या होगा ये देखा जाएगा, लेकिन दोनों दोनों ही तरफ से अपनी चुनाव की तैयारियां जो हैं वो बहुत जोर शोर से की गई हैं। हो सकता है कि इसका परिणाम ये भी देखने को हमको मिले कि ग्वालियर की सीट्स में वोटिंग परसेंटेज कुछ बेहतर हो। जब दोनों ही प्रत्याशी बहुत सक्रियता से चुनाव में लड़ते हैं तब जरूर उनकी कोशिश होती है कि वो मतदान भी अधिक कराएं, और चूंकि उनका मास कांटेक्ट ज्यादा होता है चुनाव में तो इसका असर वोटिंग पर देखने को मिलता है। अभी मेरे ख्याल से जो एवरेज वोटिंग 30% है उससे कुछ अधिक शायद ग्वालियर में है, और वोटिंग शायद वहां पर प्रत्याशियों की सक्रियता के कारण कुछ बेहतर नजर आए हमको। जी जी, गिरिजाशंकर जी बने रहेगा आप हमारे साथ। अब से कुछ ही देर पहले ग्वालियर में देवश्री माली हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी नरेंद्र सिंह तोमर से। क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। मतदान 2 घंटे का समय बीत चुका है। हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद। सर, 2 घंटे का रुझान आ गया, क्या लग रहा है आपको? भाजपा जीतेगी, सब जगह मोदी की लहर है। लेकिन अभी मतदान का परसेंटेज नहीं, मतदान अच्छा होगा और मैं सभी नागरिकों को कहता हूँ जल्दी जल्दी आए और मतदान करें। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीतने? मध्य प्रदेश में 29 की 29 जीतेंगे इस बार। जी, तो आज जो लग रहा था कि जो पिछले 2 चरणों का मतदान कम हुआ है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, इस बार बढ़ेगा जी, इस बार बढ़ेगा। तो क्या मुद्दे इस चुनाव में मोदी जी को सर्वत्र स्वीकार्यता है और मोदी जी के नेतृत्व में भारी जीत होने वाली है। तो ये थे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो बता रहे थे कि उनको उम्मीद है कि इस बार मतदान बढ़ेगा, और उनको जो ये भी उम्मीद है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं उनको जन समर्थन मिलने जा रहा है। वो वोट डाल चुके हैं और ये वोट डालने के लिए रवाना हो चुके हैं। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा करते रहे और हमारे प्रचार उन्होंने किया है, तो स्पष्ट है कि हमारा घोषणा पत्र ज्यादा मजबूत है। जीत का दावा कर रहे हैं सर हम लोग ना, हाँ, हमारी जीत की पूरी संभावना है। नरेंद्र सिंह तोमर अपने परिवार के साथ पहुंचे थे वोट डालने के लिए, और उसके बाद हम आपको भूपेश बघेल की तस्वीरें भी दिखा रहे थे जो वोट डालने के बाद बाहर आकर मीडिया से मुखातिब भी हुए। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इस वक्त किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं? फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर है? क्योंकि देखिए 12:30 बजने को है। क्या माहौल थोड़ा धीरे धीरे हल्का हुआ है? क्योंकि धूप अब तेज हो रही है, क्योंकि एक बार रफ्तार कम होती है फिर वो बढ़ती है धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती है। बिल्कुल ज्योति, देखिए यहाँ पर 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और मतदान केंद्रों पर आपको सबसे पहले जो है तस्वीरें दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतदान केंद्र खाली पड़े हुए हों, यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए और यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है। सुबह काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन जो है वो सभी मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज भी कोई ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। 34% करीब जो है वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर जो है वो गुना लोकसभा में देखा गया है, क्योंकि अब हम गुना में मौजूद हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण और हॉटेस्ट सीट है ये मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पूरी गुना की लोकसभा में अगर बात की जाए तो वो अलग अलग जगहों पर क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर वोटिंग कर बाहर आ चुके हैं और लगातार यहाँ पर वोटिंग की भी जा रही है। पूरे जो है जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर भी रखी जा रही है। CCTV की निगरानी में सब कुछ जो है वो पूरा काम किया जा रहा है। जानेंगे लोगों से, सर क्या मुद्दे लेकर जो है इस बार जनता वोट कर रही है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? इस बार का जो वोटिंग है वो श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और सुरक्षित भारत के लिए है।
मैंने जिस सोच के वोट दिया है वो यही मेरे विचार हैं। विकसित भारत आपकी नज़र में सर क्या है फिलहाल? विकसित भारत है कि देश की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, देश में अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, हम वंदे भारत में सफ़र कर पा रहे हैं और मेरे लिए ये एक बड़ी बात है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि गुना भी बहुत बड़ी लोकसभा है, बड़ी संख्या में वोटर्स हैं यहाँ पर, किस तरीके से आप देखते हैं कि विकास की और क्या ज़रूरत है जो अभी गुना में है? गुना में इस समय ट्रैफिक की समस्याएं ज़्यादा हैं, गुना में अच्छे कॉलेज की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की, और पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था, ये मूल जो हाँ, ये सुविधाएं मूलभूत होनी चाहिए। सुविधाएं हैं। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ज्योति, शायद हम वोट ही इसलिए डालते हैं, आपने वोट डाल दिया है? इधर आइएगा, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? सेकंड टाइम वोटर है। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है बताएंगे सर हमको? एक मिनट रुकिए, तो किन मुद्दों पर वोट डाला है? बेसिकली कुछ ज़्यादा खास नहीं है। कुछ खास नहीं है। क्या सोचते हैं, आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए वैसे तो। जॉब चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है रोज आपने वोट किया है सर? अभी जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाले? बेरोजगारी पे, महंगाई पर। क्या विकास गुना लोकसभा मांगती है अपने सांसद से जो भी बने? विकास ही मांगती है और क्या मैडम, विकास में क्या? अच्छा, विकास क्या है आपकी नज़रों में? सबसे पहले तो बताया ना आपको, 2 ही पॉइंट है मेरे पास, तो बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा, अब रितांशी यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, हम आधार का रुख कर लेते